नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान को पता है मैसूर का टाइगर कहा जाता था, यानी कि ये बहुत ही बड़े और बहुत ही पावरफुल राजा था मैसूर का। कौन? टीपू सुल्तान। ठीक है, इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसमें आज डिस्कस करेंगे। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि सम टाइम्स द कंपनी यूज डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन टू प्रोटेक्ट एंड इंक्रीज इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। देखो, पहली बात तो हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था हमने कि अंग्रेज जल्दी किसी पे हमला अपने आर्मी के थ्रू नहीं करवाते थे, है ना। वो दूसरों को आपस में लड़वा देते थे और अपना फ़ायदा निकाल लेते थे। लेकिन कभी कभी अंग्रेज ना अपने फ़ायदे के लिए थोड़ा बहुत अपने आर्मी का भी सपोर्ट लेते थे, यानी कि थोड़ा बहुत किसी जगह पे हमला करवा दिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया, इस तरीके से वो करते थे। लेकिन बहुत कम ऐसा करते थे, ज़्यादातर तो ये दूसरों को आपस में लड़वा के अपना फ़ायदा निकालने में ही विश्वास रखते थे, ज़्यादातर ऐसा ही करते थे। मैसूर वॉज रूल्ड बाय पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली। हैदर अली ने मैसूर पे रूल किया था 1761 से लेकर 1782, लगभग 20 साल, लगभग 20 साल हैदर अली ने किया था। एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान ने रूल किया था 1782 से लेकर 1799 तक। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो मैसूर है वो टीपू सुल्तान के पिताजी ने पहले रूल किया, जिनका नाम था हैदर अली, और उसके बाद उनके बेटे ने रूल किया जिसका नाम था टीपू सुल्तान। ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को। यानी कि मैसूर पे एक लंबे समय तक कब्जा जो रहा वो किसका रहा? टीपू सुल्तान के परिवार का रहा। पहले इनके पिताजी ने 20 साल राज किया, जिनका नाम था हैदर अली। उनके बाद इनके बेटे यानी कि टीपू सुल्तान ने राज किया, कितना 1782 से 1799 के आसपास, यानी कि लगभग इसमें भी आप जोड़ लो तो 10 और 7 17 साल लगभग इन्होंने भी रूल किया, है ना। लगभग 17 साल इन्होंने रूल किया और 20 साल लगभग इनके पिताजी ने रूल किया। तो 20, 30 और 37 लगभग 40 साल आप मान लीजिए, मोटा मोटी 40 साल तक लगभग एक ही परिवार ने मैसूर पे रूल किया। इसीलिए मैसूर का टाइगर कहा जाता है किसको? टीपू सुल्तान को। बहुत बड़े राजा थे ये, बहुत बड़े पावरफुल भी थे, ठीक ना। लेकिन इनके साथ क्या क्या अंग्रेजों ने, जरा इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज्ड पीपर एंड कार्डमम। बेसिकली इसमें होता क्या था ना, इसके बारे में जरा अच्छा एक पॉइंट और पढ़ते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको। In 1785, Tipu Sultan stopped the export of pepper and cardamom and disallowed the local merchants from trading with the company. देखो यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला पॉइंट इसमें ये है कि मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पीपर एंड कार्डमम। यानी कि अंग्रेज यहाँ पे मालाबार कोस्ट में अंग्रेज सामान खरीदते थे, अपना मसाला, और खरीद के चुपचाप अपना व्यापार करते रहते थे। इसमें कोई दिक्कत नहीं था, यानी कि सामान खरीदते थे और जाके अपने देश में बेचते थे। ठीक है, इसमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 1785 में टीपू सुल्तान पूरी तरीके से ये सब लोगों को मना कर देता है कि कोई भी आदमी अंग्रेजों को अपना सामान नहीं बेचेगा। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। यानी कि 1785 में टीपू सुल्तान अचानक छोटे मोटे व्यापारी लोगों से क्या कहता है कि अंग्रेजों के साथ तुम लेन देन नहीं करना, यानी कि अंग्रेजों से कोई लेन देन तुम नहीं रखना, ठीक है ना। सभी को मना कर देता है बेसिकली। आगे, टीपू सुल्तान एस्टैब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विथ देयर हेल्प। चलिए अब थोड़ा सा आप अपना पहला क्लास याद कीजिए। अब मेरे बातों को आप थोड़ा सा गौर कर पाएंगे कि हमने आपको बोला था कि अंग्रेज के अलावा फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज, इन लोगों ने भी हमारे इंडिया में व्यापार करते थे, है ना। इसी में से हमारा एक था कौन? फ्रांस के लोग, यानी कि फ्रेंच। बेसिकली जैसे हम इंडिया के लोग हैं तो हम लोग को क्या बोलते हैं? हम लोग इंडियन बोलते हैं ना। उसी तरीके से फ्रांस के लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच लोग बोलते हैं, है ना। तो अब जरा यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से सारा लेन देन बंद करवा दिया, सबका बिजनेस किसका ठप हो गया? अंग्रेजों का। लेकिन टीपू सुल्तान ने हाथ किससे मिला लिया? फ्रांस के लोगों से। तो बताओ अंग्रेजों को गुस्सा नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा भाई। इनको लगा होगा अंग्रेजों को, यार तुम हमको रोक दिए और मेरे दुश्मन को तुम आगे बढ़ा रहे हो। और याद करो पहले सब आपस में लड़ते रहता था कि नहीं? व्यापारी के लिए, यानी कि ट्रेड करने के लिए लड़ते रहता था। तो अंग्रेज का दुश्मन कौन? फ्रांस। अब इसी से टीपू सुल्तान हाथ मिला के क्या कर रहा है?
पूरा ट्रेड कर रहा है और इंडिया को मॉडर्नाइज भी कर रहा है। मॉडर्नाइज मतलब इंडिया के अंदर थोड़ा सा तरक्की वाला भी काम कर रहा है फ्रांस से मिल के। आगे, द ब्रिटिश वे आर फ्यूरियस बिकॉज बोथ ऑफ देम हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वेर वेरी डेंजरस रूलर्स। सोचो, और अंग्रेज यहाँ पे भी डर था, अंग्रेजों को डर यहाँ पे ये था कि क्या पता हम टीपू सुल्तान के खिलाफ यदि लड़ाई लड़ लें तो क्या पता ये हमको हरा दे। देखो, हालांकि अभी तक अंग्रेज बहुत पावरफुल हो चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं इसको अभी भी डर था, किससे? टीपू सुल्तान और उसके पिताजी हैदर अली से। डर इस बात का था कि दोनों बाप बेटा बड़ा पावरफुल है, क्या पता हम लड़ाई लड़ने जाए और हम ही को मार के पीट के भगा दे। मारे के पीटेगा तो वो तो सही है, सारा हथियार भी लूट लेगा। यानी कि अंग्रेजों को अभी भी डर था, किससे? टीपू सुल्तान से भी डर था, क्योंकि बहुत पावरफुल थे, इसको हल्के मत लेना, बहुत पावरफुल थे। आगे, 4 वॉर्स वेयर फाउट बिटवीन मैसूर एंड द कंपनी। अब अंग्रेजों के बीच में और मैसूर के बीच में, यानी कि टीपू सुल्तान और जो उसके हैदर अली जो पिताजी थे, इन दोनों के बीच में 4 लड़ाई लड़ा हमारा। 4 वॉर्स यानी कि 4 लड़ाई, यानी कि 4 युद्ध हुआ। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर 4 युद्ध क्यों हुआ, 1-2 युद्ध में काम खत्म कर देता। नहीं होने वाला था, क्योंकि दोनों पावरफुल था ना। देखो, जैसे सिराजुद्दौला खान के साथ क्या था, वो भी तो बहुत बड़ा पावरफुल था। सोचो, उसके पास अकेला 32,000 सैनिक था। याद करो अपना कुछ पिछला टॉपिक, आपको याद आ रहा होगा। 32,000 सैनिक को अंग्रेजों ने जब एक झटके में बैटल ऑफ प्लासी में हरा दिया, लेकिन यहाँ पे 4 दिन युद्ध में समय लग रहा है, तो सोचो कि टीपू सुल्तान के पास फिर कितना बड़ा आर्मी रहा होगा अपना, उसका बहुत बड़ा रहा होगा, तभी तो 4 दिन युद्ध लड़ने में लग रहा है उसको। 4 दिन नहीं, बेसिकली 4 बार अलग अलग प्रकार से वॉर लड़ा गया। लास्टली, आखिरकार लास्टली होता क्या? लास्टली द कंपनी वॉन एट द बैटल ऑफ सेरिंगपटम। सेरिंगपटम हमारा बेसिकली एक जगह है। सेरिंगपटम में अल्टीमेटली टीपू सुल्तान को हरा दिया जाता है और अंग्रेज क्या हो जाता है? जीत जाता है। और यहाँ पे भी अंग्रेज इसलिए जीत पाया क्योंकि इसके पास मॉडर्न हथियार थे। आर्मी तो टीपू सुल्तान का भी कम नहीं था, बहुत बड़ा आर्मी था टीपू सुल्तान का, लेकिन हार इसलिए हुआ क्योंकि आर्मी जो टीपू सुल्तान का था उसके पास क्या था? तलवार, भाला, है ना, ये सब। उससे आप कितना देर तक लड़ पाएंगे? क्या गोली बंदूक के सामने आप टिक पाएंगे? मान लीजिए कि आप दौड़ के आ रहे हैं तलवार अपने हाथ में लेके और वो दूर से गोली मार के आपको लेटा दे रहा है। सोचो तो कौन जीतने वाला है? वैसी बात है, अंग्रेज जीतने वाला है ना। तो यहाँ पे टीपू सुल्तान हार गया। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड एंड मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वुडेयर्स। समझाते हैं होता क्या है। टीपू सुल्तान जब युद्ध हारा तो उसको पहले क्या कर दिया गया? मार दिया गया, जान से उसको मार दिया। देखो, अंग्रेज ना अभी तक फिलहाल कितने राजा को मार चुका था? 2 राजा को, एक सिराजुद्दौला खान को और दूसरा टीपू सुल्तान को। जहाँ तक बात है मीर कासिम का, मीर कासिम तो बड़े बक्सर में भाग गया था, पकड़ाया ही नहीं तो उसको भी मार देता, है ना। तो बेसिकली टीपू सुल्तान और सिराजुद्दौला खान जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, इन दोनों को जान से मार दिया। और टीपू सुल्तान के परिवार से पहले जो मैसूर पे रूल था वो था एक अलग ही परिवार का, वो था हमारा कौन? उडेयर्स। उडेयर्स, WODEYARS, उडेयर्स। अब जरा एक बात जरा आप सोचिए और बताइएगा जरा लॉजिक लगा के, पहले मैसूर पे कब्जा किसका था? उडेयर्स का। यानी कि बेसिकली एक परिवार था, बेसिकली आप ऐसे समझ लो जैसे टीपू सुल्तान का एक परिवार हुआ ना जो 40 साल तक लगभग रूल किया, उसी तरीके से पहले मैसूर पे रूल किसका था? उडेयर्स का था। उसके बाद कंट्रोल किसके हाथ में आया? टीपू सुल्तान के हाथ में आया। तो ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं उडेयर और टीपू सुल्तान के बीच में बहुत कट्टर दुश्मनी चलता होगा, है ना। तो जैसे ही टीपू सुल्तान को जान से मार दिया गया, वैसे ही मैसूर का दोबारा जो पावर है किसको दे दिया गया? उडेयर को दे दिया गया। और उडेयर बड़ा खुश हो गया। क्यों ना खुश हो भाई? क्योंकि उसके दुश्मन को मार दिया गया और पावर दोबारा उसके हाथ ही में आ गया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खुश कौन था? उडेयर था, क्योंकि उसको दोबारा अपना मैसूर मिल गया, टीपू सुल्तान को मार दिया गया। लेकिन क्या अभी भी आपको लगता है कि अंग्रेज उसको राजा बना दिया होगा उडेयर को? नहीं, क्योंकि राजा तो अब खुद अंग्रेज बनने वाले हैं। या फिर यदि कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे है कि उडेयर को कंट्रोल भले ही दे दिया गया मैसूर का, लेकिन केवल नाम के लिए, केवल नाम के लिए। लेकिन हमने आपको क्या पढ़ाया है कि अब जो है अंग्रेज खुद से राजा बनते थे, खुद से अपना सब कुछ संभालते थे। तो इनको केवल क्या किया गया? एक मुखौटा के तौर पे कि हाँ अब आप मैसूर के मालिक हैं, लेकिन अभी भी फाइनल पावर किसके हाथ में है? अंग्रेजों के हाथ में। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक ना। अब देखो आज लास्टली होता है क्या, वही बात यहाँ पे भी हुआ, क्या सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन द उडेयर्स डायनेस्टी।
और जो बेसिकली उडेयर परिवार को जो राज गद्दी दे दिया गया मैसूर का, उसको भी बोल दिया कि देखो भैया राजा तो तुम ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैसूर का राजा अंग्रेज क्यों नहीं बनना चाहता था? क्योंकि देखो अंग्रेज के पास में उतने ऑफिसर नहीं थे कि ये और इतने बड़े इंडिया को वो संभाल सके, मतलब इतने बड़े मैसूर को वो संभाल सके, इसके बस का बात नहीं था। और पता है अंग्रेज ने बहुत ही कम जगह पर अपने खुद कंट्रोल किया है। ये बात थोड़ा सा आपको इंडिया का हिस्ट्री है, आपको बताते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा कि अंग्रेजों ने खुद बहुत कम जगहों पर रूल किया है खुद से। क्यों पता है? क्योंकि पहली बात इसको हिंदी आता नहीं था, ये समझ नहीं पाते थे हमारा भाषा क्या है नहीं है। जब आपको भाषा ही नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों से कैसे टैक्स मांगोगे, लोगों से कैसे बात करोगे? इसीलिए ये क्या बोलता था, ये बोलता था कि राजा किसी ऐसे आदमी को बनाओ जो कि भारत का ही हो, लेकिन उसको पावर जो है ना बहुत ही कम दो। यानी कि राजा वो रहेगा, भले ही केवल राजा नाम का रहेगा, लेकिन पावर किसके यहाँ पास रहेगा? अंग्रेजों के पास रहेगा। ये इसका तरीका होता था। और ये ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि काम नहीं करना पड़ेगा, पहला बात। दूसरा बात, बैठे बैठे पैसा मिल जा रहा है, अब क्या चाहिए आपको भाई, है कि नहीं? तो बेसिकली जब टीपू सुल्तान को मैसूर में हराया गया और उसको जान से मार दिया गया, तो मैसूर का जो पहले राजा हुआ करता था, राजा परिवार पहले वाला जो उडेयर था, उनको यहाँ का दोबारा कमांड दे दिया जाता है। और इनको बोला जाता है कि आप किस में हैं? सब्सिडरी अलायंस में है। मतलब कि आपको प्रोटेक्शन हम देंगे, जो दूसरे कोई आपके ऊपर हमला करेगा हम आपको बचाएंगे उससे, लेकिन बदले में भारी मात्रा में आपको हमको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। और फिर से बात वही यहाँ पे भी है कि टैक्स यदि आप नहीं दे पाए तो आपका जो किंगडम है, मतलब जो आपका साम्राज्य है, वो किसके अंदर में हो जाएगा? अंग्रेजों के अंदर में हो जाएगा। देखो ये केवल कहने के लिए था, ऐसे भी तो सारा कब्जा तो अंग्रेजों का ही है। ये केवल कहने के लिए था कि आपका राज्य है, नहीं दे पाए तो मेरा हो जाएगा। अरे भाई आप बोलो ना बोलो, आप ही का है कि नहीं? क्योंकि पावर आप ही के पास में है। आपको क्या लगता है कि उडेयर को आपने राजा बनाया तो क्या उडेयर आपके से ज़्यादा पावरफुल हो गया? कम ही पावरफुल है वो। तो कहने का मतलब अंग्रेज ना माइंड गेम खेलता था, माइंड गेम खेलता था। इसको लगता था ना कि लोगों को बुरा भी ना लगे और हमारा काम भी निकल जाए, है ना? इस तरीके से ये चलता था। तो ये हो गया हमारा टीपू सुल्तान के बारे में। ज़रा सोचो, बड़े बड़े राजा जैसे सिराजुद्दौला खान, उसको जान से मार दिया गया। टीपू सुल्तान जैसे राजा लोगों को अंग्रेजों ने जान से मार दिया। तो अब क्या लगता है आपको कि अंग्रेज का धीरे धीरे मनोबल इंडिया में बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा? और वैसी बातें में बढ़ रहा होगा। और यही हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि ये अलग अलग प्रकार के और अलग अलग राजा से युद्ध लड़ता है, और एक के बाद एक युद्ध ये जीतता चला जाता है, और एक समय पे लगभग ऑलमोस्ट इंडिया के ऊपर अंग्रेजों का पूरा कब्जा हो जाता है पूरा। और ये इसलिए बार बार जीत पा रहा था क्योंकि सैनिक तो भले इसके पास कमी होता था, लेकिन इसके पास हथियार जो है ना मॉडर्न हुआ करता था। बंदूक, गोली, बारूद, ये सब इसके पास होता था, इसीलिए सारा युद्ध जीत जाता था, है ना? यही हमारा है। अगला हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो हमने पढ़ा कि टीपू सुल्तान के साथ युद्ध लड़ा इन्होंने। अगला हम लोग पढ़ेंगे मराठा के साथ, ठीक है ना? मराठा के साथ, ठीक है। और ये मराठा बेसिकली कहाँ पे पाए जाएंगे आपको पता है? जैसे हमारे बिहार में देखा जाए तो 3-4 कास्ट बड़ा कॉमन है। हालांकि कास्ट तो बहुत है ऑल ओवर इंडिया में। जैसे आपको पता है हमारे यहाँ पे यादव है, ब्राह्मण है, कुर्मी है, ये सब क्या है? अलग अलग कास्ट है ना? या मिश्रा है, शर्मा है, ये सब कास्ट है। उसी प्रकार से मराठा उस समय पे एक अलग ही, क्या कह सकते हो उसको, कास्ट कह लो बेसिकली, आप बात समझ रहे हैं? तो इन्होंने मराठा लोगों के साथ भी युद्ध लड़ा है अंग्रेजों ने। और ये मराठा बेसिकली ज़्यादा आपको किधर मिलेंगे पता है? वेस्ट साइड में, गुजरात हो गया, गुजरात तो बहुत कम हो गया, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, इन सब जगहों पे आपको मराठा लोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और ख़ास करके कहाँ पे? महाराष्ट्र में। यानी कि वहाँ पे जो मराठा लोग थे उनके साथ भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा युद्ध लड़ा है, और लगभग अधिकतर युद्ध इन लोगों ने जीत लिया। कौन? अंग्रेजों ने जीता है, ठीक है ना? अब धीरे धीरे इनका ना मनोबल बढ़ने लग गया था, तो ये अपना लगातार पैर पसार रहा था, चाहता था कि पूरा इंडिया के ऊपर हमारा कब्जा हो जाए। और ऐसा ही हुआ अल्टीमेटली। हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले क्लास में। तो अगले क्लास का टॉपिक होगा हमारा वॉर विद दी मराठास। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।